अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज़। अयूब खान के दौर में हम हर मामले पर कमेटी बन जाया करती थी। एक दिन सवाल उठा कि ये कमेटियां तो कोई काम ही नहीं कर रही, तो जवाब आया कि इनकी तहकीकात के लिए भी एक और कमेटी बना दो। खैर, पिछले 3 दिन से 3 साल पुरानी एक वीडियो का शोर है जिसमें हुक्मरान जमात के लोग पैसे लेते और गिनते नजर आ रहे हैं। वज़ीर आज़म, वज़रा, ऑपोजिशन, तमाम लोग खुद शफाफ और मुखालिफ को करप्ट साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत कहती है पीपल्स पार्टी ने पैसे बांटे, पीपल्स पार्टी कह रही हुकूमत ने खुद पैसे बांटे। वजीर और स्पीकर से तहकीकात करें। गोया गंदी सियासत इस एक वीडियो से पूरी तरह आया हो रही है और जमहूरियत और शफाफ सियासत को परवान चढ़ता देखने की ख्वाहिश रखने वाली आवाम मुंह खोले सियासत की शफाफियत देख रही है। हैरानी इस बात की है कि 3 दिन से इलेक्शन कमीशन बिल्कुल खामोश बैठा है, जैसे इससे इसे कोई सरोकार ही ना हो। बहरहाल जिम्मेदारी तो मौजूदा हुकूमत पर बनती है कि तहकीकात की जाए, आवाम की खिदमत के पेशे को कमाई का धंधा बनाने वालों को बेनकाब किया जाए। और अब हुकूमत ने कदम उठा भी लिया है, 3 रुकनी कमेटी बना दी है। फवाद चौधरी, शीरी मजारी और शहजाद अकबर इल्ज़ामात और जवाबी इल्ज़ामात की खोज लगाएंगे। तो खान साहब, क्या ये बात भी दबने वाली है? चीनी स्कैंडल बना, कमेटी बनी, रिपोर्ट पब्लिक हुई, 7 महकमों को भिजवाई गई, न कोई सजा हुई न कार्रवाई, बात आई गई हो गई। IPPs पर कमेटी बनी, क्या हुआ कहाँ गई नहीं मालूम। कर्जे लेने के हवाले से कमेटी बनी, पौने 2 साल हो गए, कुछ नहीं हुआ। आटे का बहरान क्यों हुआ, किसने किया, कमेटी बनी, आज तक वाज़ेह ही नहीं हुआ कसूरवार है कौन। पेट्रोल बहरान हुआ, कीमतें बढ़ी, नोटिस हुआ, कमेटी बनी, उस पर एक और कमेटी बनी और आज तक इससे आगे कुछ नहीं हुआ। अब सेनेट में बिकने वालों के लिए भी कमेटियां बन गई हैं, तो फिर क्या हम समझें ना ही समझें कि मौजूदा और पिछले नताइज देखकर तो ऐसा ही लगता है कि पाकिस्तान में कमेटी का मतलब ये है कि बात दबा दो। प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ नाज़रीन आपको। पाकिस्तान सुपर लीग के 5वें एडिशन की तरह छठा एडिशन भी मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में होगा। PSL 6 का आगाज़ 20 फरवरी से होगा और इसके मैच कराची और लाहौर में खेले जाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मैचेस के दौरान 20% शायकीन स्टेडियम में दाखिले की इजाज़त भी दे दिया और इस बार क्रिस गेल के अलावा अफगानिस्तान के राशिद खान हैं, मुजीबुर रहमान हैं, कैस अहमद हैं, ये भी पहली बार PSL पाकिस्तान में ही खेलेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग के छठे सीज़न का नाज़रीन जो गाना है ना, वो भी रिलीज़ कर दिया गया है, जिसे सोशल मीडिया पर लाखों अफराद अब तक देख चुके हैं, सुन चुके हैं। लेकिन गाने को सीज़न 5 की तरह शदीद तनकीद का सामना भी है और पाकिस्तानी क्रिकेटर शुएब अख्तर ने तो PCB के ख़िलाफ़ बड़े सख्त जुमलों का तबादला भी किया, इस्तेमाल भी किया उन्होंने। सुनिए ज़रा। शुएब अख्तर के नज़दीक तो ये इतना बुरा गाना है, लेकिन नाज़रीन इस बार PSL का गाना मारूफ पंजाबी गुलकारा नसीबो लाल, आयमा बेग और हिप हॉप बैंड यंग स्टनर्स ने मिलकर गाया है, जिस पर YouTube पर सैकड़ों मीम्स बन चुकी हैं और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। PSL 4 और 5 के गानों पर भी काफ़ी तनकीद होती रही है। सीज़न 5 में तो शायकीन की फरमाइश पर चंद ही दिनों में, याद होगा आपको, मारूफ गुलकार अली ज़फ़र, इन्होंने नया गाना भी रिलीज़ कर दिया था। इस वक्त मेरे साथ मेहमानों में मौजूद हैं वारिस बेग साहब, ज्वाइन कर चुके हैं क्योंकि इस गाने पर मीम्स बहुत ज़्यादा बन रही हैं, तनकीद बहुत ज़्यादा हो रही है। मारूफ सिंगर हैं वारिस बेग। मैं इनसे सबसे पहले ये जानना चाह रही हूँ वारिस साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आपके वक्त का। सबसे पहले तो आप मुझे बताएं आपके क्या रिमार्क्स हैं, आपको कैसा लगा ये गाना? सबसे पहले तो जी मैं ये कहूँगा कि बीइंग अ सिंगर नसीबो गलती नहीं है, उनको चूज़ किया है, उनकी गलती है सबसे बड़ी। नसीबो अगर पंजाबी गानों में गाती है तो बहुत अच्छा गाती है, तो ये जो PSL के उन्होंने चुना है, ये जिन्होंने उनको चुना है, ये उनकी गलती है और गाना वाक़ई बहुत बुरा है। यानी कि हमने इंटरनेशनली पाकिस्तान को दिखाना है, इंटरनेशनली लोग देखना चाहते हैं, गाने को सुनना चाहते हैं, उस हिसाब से ये गाना बहुत ही बुरा था और इसमें रैप की भी ज़रूरत नहीं थी, कुछ समझ जी। नहीं आ रही कि रैप क्यों इसमें किया है। जितने भी सिंगर हैं उनको सुन के गाना गाना चाहिए था। सही ये नहीं कि वारिस साहब। आपने PSL का गाना गाने से आप बहुत बड़े मशहूर हो गए हैं, तो ऐसे नहीं होता। आप प्रॉपर सिंगर को प्रॉपर गाना, हर गाना जैसे हमारे पहले गाने थे अली ज़फ़र का गाना अच्छा था, उससे पहले जी। जितने भी गाने, तो ये गाना बुरा है तो हर बंदे ने इसको बुरा कहा है। तो मैं समझता हूँ कि जितने भी म्यूज़िक डायरेक्टर हैं हमारे, जो PSL को जिन्होंने बनाया, जिन्होंने इनको चूज़ किया, ये उनकी भी बहुत ज़्यादा गलती है। इंस्टेड ऑफ कि आप सिंगर्स को बुरा कहें, तो सिंगर ने तो जो आपने गवाना है उसने गा देना है, लेकिन जी। इसमें सभी बराबर के शरीक हैं, सिंगर हो या जिसने लिखा है, जिसने इसको बनाया, जिसकी कंपोज़िशन की है, वो गलत है, मैं समझता हूँ। अब वारिस बेग साहब, अब आपसे बेहतर कोई ये जवाब नहीं दे सकता, म्यूजिक को आपसे बेहतर कौन जान सकता है, तो मुझे ये बताइएगा, ये अच्छे गाने और बुरे गाने की तमीज़ क्या होती है, इसके पैरामीटर्स क्या है? बुरा गाना बुरे गाने की तो सर गर्दान हो रही है, लेकिन ये कोई शायद बता नहीं पा रहा है, ये कोई कह नहीं पा रहा है कि ये बुरा गाना है कैसे। सर ज़रा ये भी तो आसान कीजिए ना हमारे लिए।
मैं समझता हूँ जी, बुरा गाना आप जब कोई चीज़ कानों को, जैसे नसीबुल्लाह की आदत थी कानों में कि उसने वो वे गुजरा वे, उसने जो कहना है उसका एक स्टाइल है, तो उसको आपने उस जगह पे ले आए जहाँ जो उसका स्केल नहीं है, जो वो देखें, हमेशा जब मैं गाना गाता था तो मैं पूछता था कि ये गाना किसके ऊपर पिक्चराइज़ हो रहा है? हुँ, शान पे हो रहा है, सैयद अपना जावेद शेख पे हो रहा है, या जितने भी हमारे आर्टिस्ट थे, तो उस हिसाब से मैं गाना गाता था। तो अ, अब ये जो हमारे नसीबो लाल हैं, इनको पूछना चाहिए था कि ये गाना आप मुझसे क्यों गवा रहे हैं? अव्वल तो गाना नहीं चाहिए था मुझे। हुँ, हुँ, अल्लाह ताला जन्नत में जगह दे शमी महाराज साहिबा को, उन्होंने मुझसे एक गाना गवाना चाहा, पंजाबी गाना था। ऑनेस्टली मैं बिल्कुल नया-नया था, मैं हुँ, इस फ़ील्ड में बिल्कुल नया था, तो मैंने वो गाना गाने से इनकार कर दिया, जी मैं ये गाना नहीं गाऊँगा। वो कहते, हाँ, "क्यों नहीं गाएँगे आप?" मैंने कहा, "मुझे गाना पसंद नहीं आया।" तो हुँ, सिंगर के पास एक राइट होता है, वो कहते हैं, "जी मैं मुझे ये गाना पसंद नहीं आया, मैं नहीं गा सकता।" हाँ, पीएसएल का गाना गाने से बजाय आपको नसीबो लाल की अच्छाई लोगों के सामने आती, वो ज़्यादा उसके लिए बुरा हो गया, या हिंदी में जिसे सिंगर है वो ज़्यादा खराब हो गया। मैं हुँ। समझता हूँ कि अपना अच्छा वारिस बेग साहब, सिंगर्स अब को ऐसे आप कभी कह भी रहे नहीं हैं करना ये चाहिए, हाई और ये पिच बुरा का गाना हाई क्यों है स्केल का सॉन्ग आपको। है और ये नसीबो लाल की सिलेक्शन सही नहीं है। जो म्यूजिशियंस हैं जो जिन्होंने इस गाने को प्रोड्यूस किया है, बट सर अगर आपने नसीबो लाल साहिबा का स्टेटमेंट सुना हो तो वो कह रही हैं कि मुझे इसीलिए चूज़ किया गया क्योंकि ये हाई नोट का सॉन्ग है। तो इसके लिए मुझे चूज़ करने के लिए भी बड़ी हिम्मत चाहिए थी और इस हिम्मत का मुज़ाहरा किया गया है। जो जो सिंगर हाई नोट पे चल जाए, इसका मतलब बहुत बड़ा सिंगर है। इस तरह मैं समझता हूँ, अभी मेरा बेटा है अमार, आया अमेरिका से, वो हुँ, 4 ऑक्टेव गा लेता है, इसका मतलब कि वो फिर उससे गाना गवा लेते। हाई नोट्स का मतलब नहीं है, सिंगर की आवाज़ उसको सूट करने का मतलब है कि ये गाना सिंगर को सूट करता है या नहीं। हुँ, मैं समझता हूँ कि नसीबो की ये स्केल नहीं था, नसीबो का ये वो नहीं था। हाई नोट्स नसीबो बहुत अच्छे गाती है। मेरी बहुत अच्छी सिंगर है पंजाबी में, नो डाउट कि उसने पंजाबी फ़िल्मों को सहारा दिया उसकी आवाज़ ने। लेकिन हुँ। ये जो पीएसएल का सॉन्ग है, ये उसकी आवाज़ का सॉन्ग नहीं था। ठीक। अच्छा ये ब उसको इस पे गाना ही नहीं श चाहिए था, श क्योंकि उसका इतना नसीबुलाल मुझे तो गाने को कहते हैं शायद हमारे साथ थोड़ी देर में मौजूद हों, तो बहुत अच्छा हो जाएगा क्योंकि वो इस चीज़ पर काफ़ी एक्साइटेड भी हैं, काफ़ी खुश भी हैं और वो शुक्र अदा कर रही हैं अल्लाह से कि अल्लाह ताला ने उनको इतनी पज़ीराई दी है इस गाने की वजह से। गो के रिएक्शन सोशल मीडिया पर बड़ा डिफरेंट आ रहा है। वारिस बेग साहब, इस गाने के अगर इसको देखा जाए तो इसके 3 पार्ट्स हैं जो शुएब अख्तर साहब भी बात कर रहे हैं, नसीबुलाल साहब का नोट बिल्कुल डिफरेंट है, फिर आयमा बेग आती हैं, फिर ये यंग स्टनर्स आते हैं। तो इन दोनों का पार्ट आपको बेहतर लगा बनिस्बत नसीबुलाल के, या ओवरऑल ही सॉन्ग ऐसा है जो जिसको बुरा कहा जा रहा है? एक्चुअली आइमा का पार्ट इतना बुरा नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एक ओवरऑल इम्पैक्ट होता है। जैसे कोई गाना एक शुरू होता है, उसका एक इम्पैक्ट होता है। उसका इम्पैक्ट ही खराब हो गया, तो बाकी लोगों को भी उसने वो जोड़ नहीं सका। हुँ, मेरा ये मानना है। ठीक। तो बाकी अपना प्रॉब्लम ये है पाकिस्तान के अंदर के जो सिंगर्स हैं, जितने भी हुँ, हुँ, हमारे सिंगर्स हैं, वो पीछे हैं। अब जितने भी हमारे ड्रामा आर्टिस्ट हैं, उनको सिंगर बनाने की कोशिश करें। ये एक अलमिया है कि जो डॉक्टर है, उसको आपने लगा दिया है अपना कल्चर मिनिस्टर, और जो जो कल्चर का बंदा है, उसको आपने डॉक्टर की वहाँ जगह पे बिठा दिया है। ये हुँ, हमारे पाकिस्तान का अलमिया है। और हुँ, जो भी हमारे अभी तक जितने भी पाकिस्तान में म्यूज़िक के शोज़ हुए हैं, मैं ये ज़रूर जी, आपके जी। चैनल से कहना चाहता हूँ कि जिनको कुछ नहीं पता, उनको जज बना दिया। हुँ, जिन्होंने कुछ किए ही नहीं लाइफ़ में, एक ड्रामा आर्टिस्ट को क्या पता सिंगर क्या कर रहा है? अब मैं ड्रामा आर्टिस्ट, मुझे अगर किसी ड्रामा आर्टिस्ट के लिए बिठाएँगे कि जी इसकी एक्टिंग जी। देखें वारिस भाई, आप कैसा लगता है आपको? तो वो मैं इसको जज नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने हुँ, ड्रामा किए ही नहीं, ना मुझे इसकी एक्सप्रेशन का उतना ज़्यादा फ़ील कर सकता, जो एक अच्छा ड्रामा करने वाला कर सकता है। तो हाँ। अभी आप ऐसे-ऐसे जो जजेस को बिठा दिया, ये अलमिया है पाकिस्तान का, इसीलिए हमारा पाकिस्तान पीछे से पीछे जा रहा है कि जिसकी वो सीट नहीं होती, उसको वहाँ बिठा देते हैं। हाँ, सही। अच्छा मैं अब दोबारा आती हूँ आपकी तरफ और आपसे ज़रूर पूछूँगी क्योंकि पिछले साल भी अली अज़्मत और दीगर लोगों ने जो सॉन्ग गाया था उसके ऊपर भी बड़ी तनकीद हुई थी। आप क्या सोच रहे थे कि इस बार कौन गा सकता था पीएसएल का अच्छा सॉन्ग? मैं आपसे पूछूँगी इस पर, लेकिन फिरदौस आशिक आवान साहिबा ने भी इस पर कमेंट किया है क्योंकि इतना ज़्यादा ये इस वक़्त ट्रोल भी हो रहा है और इस पर इतनी ज़्यादा बात भी हो रही है, तो फिरदौस साहिबा ने भी कुछ कहा है। वो ज़रा सुन लेते हैं वारिस बेग साहब, फिर मज़ीद बात करते हैं आगे।
पाकिस्तान सुपर लीग 6 का एंथम सॉन्ग ग्रूव मेरा खास तौर पर अभी शायकीन क्रिकेट के दरमियान काफ़ी बहस हो रही है सोशल मीडिया पे भी इसको लेके। नसीबो लाल ने वो गाना गाया लेकिन उस पर काफ़ी तनकीद हुई है। आपको वो गाना आता है अगर तो थोड़ा सा आपको पार्ट आता है तो वो गुनगुना के तो सुना दीजिए। नसीबो लाल जो है वो ज़ाहिर है पाकिस्तान की एक कीमती लाल है, लेकिन लाल जो है वो गलत जगह पे मिसफिट हो गया। कुछ मिली जुली बात जो आपने की है वही बात फरदौस साहिबा भी करेंगे। वारिस बेग साहब मुझे ये बताइएगा कि पिछली दफ़ा लास्ट सीज़न का सॉन्ग आपको अली अज़मत साहब का याद होगा, उन्होंने तो फौरी तौर पर जैसे ही लॉन्च हुआ था, जैसी PSL की तकरीब हुई थी और उन्होंने फ़ौरन कह दिया था कि भाई मेरे साथ कोई गेम हो गया है, हाथ हो गया है, पूरे पूरे लोग मौजूद हैं जो कि इस गाने को फ्लॉप करने की कोशिश कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। तो क्या इस गाने के साथ भी ऐसे ही हुआ या वो गाना भी बुरा था? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ हो गई है कि जिसको जब आप किसी को जज कर रहे हैं ना, आप में इतनी वो हो कि आपकी जजमेंट ऐसी हो कि आप कुछ कहने के लिए आपके पास हो। तो सोशल मीडिया पे ज़रूरी नहीं कि जो सोशल मीडिया पे बात चल रही है, वो हमेशा सही ही हो। सब हुँ। लोग ऐसे भी तनकीद कर देते हैं। ये गाना देखें, गाना जो है ना, रूह को छूता है। अगर आपकी रूह को अच्छा नहीं लग रहा गाना या आपके कानों को अच्छा नहीं लग रहा, तो वो सारी दुनिया को उसके साथ होगी, बिल्कुल ये गाना ऐसा नहीं है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि PSL का गाना है, तो उसके ऊपर लोगों ने इतनी तनकीद की है। तो हुँ। ये वाक़ई बहुत बुरा गाना है। जो आप पुरानी बात कर रहे हैं, उसमें अली ज़फ़र और मैं ज़्यादा सोशल मीडिया को नहीं देखता, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये वेस्ट ऑफ टाइम है, इतना ज़्यादा मैं हुँ, इसमें नहीं हुँ। चलता। तो अपने काम में मगन रहता हूँ। तो वो मैं समझता हूँ कि अली ज़फ़र और उनके जो फैन्स हैं आपस में, ये भी एक गिमिक होती है कि आप एक-दूसरे को लड़ा दें ताकि आपके गानों को हिट हो जाए और आपको उसको माइलेज मिल जाए या कवर उसको लोग ज़्यादा सुनें। तो इस गाने में ऐसा नहीं है। इस गाने में, क्योंकि मैंने जब सुना था तो मैं अपनी वाइफ़ के साथ बैठा था अपना घर में, तो एकदम से मेरे कान हुँ। ऐसे हुए कि ये क्या किया? तो मैं सिर्फ़ ये कहना चाहता हूँ अपने जितने भी मेरे फैन्स हैं, जितने भी मेरे लोग हैं या जितने भी मुझे सुन रहे हैं लोग, जो मल्टीनेशनल लोग हैं, सही टैलेंट को लेकर आएँ सामने। जो हुँ। असल ओरिजिनल सिंगर हैं, उनको लेकर आएँ। ये नहीं कि कोई बंदा अपना टिकटॉकर है, 60 मिलियन उसके व्यू हो गए, उसको आप ले आएँ। उसको पता ही ना हो किसी चीज़ का। तो आप इस तरह हमारी जितनी भी हमारे मुल्क की साख खराब होगी, हमारे आर्टिस्ट जी। डैमेज होंगे, हमारे सही बंदे को सही जगह पे आना चाहिए। हुँ, ये मेरी हुँ। आपके चैनल से बहुत अच्छा आपने टॉपिक चुना। आपके जी। चैनल से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो लोग डिज़र्व करते हैं, देखें हाँ। किसी का नंबर 99 है, तो जो 20 नंबर वाला बंदा 99 के साथ खड़ा करेंगे, वो उसके साथ ज़्यादती है। उस मुल्क में ज़्यादती है, उस बंदे के साथ ज़्यादती है, उसकी रूह के साथ ज़्यादती है, उसकी रूह छन्नी हो जाएगी। तो ये हुँ। पाकिस्तान में ऐसा ही हो रहा है, जिसके नंबर 20 है, उसके कॉन्टैक्ट है, उसको 90 नंबर के साथ खड़ा कर देते हैं। ये वाला दिस इज़ सॉन्ग कौन रॉन्ग। अच्छा गा सकता था वारिस बेग साहब? ये सॉन्ग मैं बहुत अच्छा गा सकता हूँ। तो ये फिर सॉन्ग अब सिद्धार्थ आप भी बड़ा अच्छा गा मौजूद हैं सकता ना, फिर है। ये सुनाएँ आप सॉन्ग ज़रा गा के नाज़रीन को। मैंने ये गाना याद ही नहीं किया, मुझे याद होता तो सुनाता ना आपको। कुछ इसके मैंने ये कुछ गाना याद ही नहीं लिरिक्स या कुछ इसकी थीम या इसके कुछ कुछ ना मुझे कुछ 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 याद कुछ तो याद होगा ना आपको, 1-2 हाँ, लाइन्स अगर मेरी सुना बात ये है सकें कि तो? अगर मैं गाना गाता तो मैं अपने हिसाब से इसको चेंज करता कि हाँ। मुझे ये यहाँ से ये अच्छा नहीं लग रहा। ऑनेस्टली मैंने नुसरत फ़तेह अली खान साहब से लेके जी। अहमद तक काम किया। जितने भी टॉप नॉच लोगों के साथ लेके मैं अपनी ज़रूर इनपुट देता। हाँ। जैसे मेरा मिसाल दे रहा हूँ कि जी। लोग मुझे कहते थे यार ये अब जो लोग देखें आर्टिस्ट ने जब गाना गाना होता है ना, तो उसको जब फ़ील अच्छा नहीं होगा तो वो वहाँ पे वो सुर लगा नहीं सकता। मेरा हुँ। गाना जी बहुत दुनिया ने सुना, कल शब देखा, इंडिया में कॉपी हुआ, सब जगह पे कॉपी हुआ। स जब इसको बनाने गया तो बिल्कुल। उसका एक सुर खराब था। मैं आपको जी। सुना देता हूँ। मैं मिसाल देना चाहता हूँ। हुँ। बिल्कुल वारिस बेग वो था साहब, जब इस बात में कोई दो राय नहीं है। मैं चाह रही हूँ कि ज़रा आप वो सुना दें, और जो आप बात कर रहे थे ना, इस बात में कोई दो राय नहीं है। आपको आज तक पाकिस्तान का आप एक बड़ी शख्सियत हैं, आपको जाना जाता है, पहचाना जाता है। मैं चाह रही हूँ ज़रा हमारे नाज़रीन को सुनाइए कुछ। मेरा गाना था जी कल शब देखा, ये वैसे जी, जी। बहुत ही जल्दी बना था 38 सेकंड में। मैं इसको एक सुर वो लगाऊँगा कि जो मुझे कानों को अच्छा नहीं लगा। हुँ। मैं मानता हूँ जी अमर शेर साहब बहुत बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर हैं। उन्होंने खान साहब की जो कव्वाली को मॉडर्न किया वो एम अरशद साहब हैं। तो किसी की सामने बात करना हिम्मत चाहिए होती है। तो जो वही बंदा बात करेगा जो सच बोल रहा होगा, जो उसका रूह चाह रही होगी, वो ज़रूर बात कर हुँ। ये नहीं कहते जी मैं गाना गा दूँ बस, ये ना हो ये तो आज का साथ हमेशा देना चाहिए। वो कहते हैं जी, ओ कल शब देखा मैंने चाँद से रोके मैं, उसको किया सलाम,
तुम्हारे धोखे में। जब उन्होंने ये सुर लगाया ना, धोखे में, मैंने कहा नहीं, 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 अच्छा साहब ये थोड़ा-सा गाना बैठ रहा है। इसको अगर हम ऐसे कर दें, इजाज़त लेके अगर मैं ऐसे कर दूँ, ओ कल शब देखा मैंने चाँद झरोखे में, उसको किया सलाम तुम्हारे धोखे में। तो एकदम से गाना चेंज हो गया। तो ये आर्टिस्ट, अब नसीबो ने इतने ज़्यादा गाने गाए हैं, नसीबो ने इतने ज़्यादा गाने गाए, वो कहती है जी ये मैं ऊँचा सुर है, मैं इसको इस तरह करना चाहती हूँ, तो क्या फ़र्क पड़ना था? हुँ, आपको सच बोलना चाहिए। नसीबो को अगर ये गाना नहीं मिलता तो नसीबो ने नसीबो नहीं रहता। जी। शी इज़ अ ब्रांड। हाँ, हाँ। सब ब्रांड है, इतना इब्राहिम अफ़सार से गवा सकते थे। मतलब कितने हमारे आर्टिस्ट हैं। हुँ। प्रॉब्लम ये है कि जब इस मुल्क में बेग जब साहब जैसे आपने ये कल शब लगता है देखा जब मैंने मेरी चाँद झरोखे में की करेक्शन की ना और आपने फिर ये इतना खूबसूरत पीस निकाला, मास्टरपीस निकाला, तो सर ये जो आज देखेगा क्राउड मेरा ग्रूव टीवी ते, अगर इसको आप करेक्शन करके गाएँ तो सर कैसे गाएँगे? मुझे मुझे ना गवाएँ इसको, मैं ये गाना भी नहीं चाहता, मैं सिर्फ़ इतना कहना चाह रहा हूँ, मेरे जितने ऑडियंस हैं कि हमारी जितने पाकिस्तानी आपने बहुत अच्छा टॉपिक शुरू किया जो कि मैं इस पे बोल सकता हूँ। हमारे मुल्क में प्रॉब्लम ये है, हम बहुत पैट्रियोटिक बनते हैं, हम बहुत पाकिस्तान से मोहब्बत का नाम लेते हैं जी, जब पाकिस्तान का नाम आता है हम जान दे देंगे। लेकिन जब किसी सिंगर के ऊपर मेड इन इंडिया लगता है, उसको आप उठा के आसमान पे बिठा देते हैं। हुँ, ये गलत बात है, इसको कभी भी ऐसे नहीं करना चाहिए। देखें, मैंने अपने मुल्क में नाम कमाया, सज्जाद अली ने अपने मुल्क में नाम कमाया, वो जी, दुनिया में बाहर नहीं गए। मैंने अपने मुल्क में अपने आप का नाम वारिस बेग मैं हाँ, बना हूँ, इब्राहिम बना है, सज्जाद अली बना है, वो उनको इंडिया का मेड इन इंडिया नहीं लगा हुआ। हुँ, उसकी हुँ। ज़्यादा इज़्ज़त करें। नसीबुलाल को फुल उस मार्क्स आर्टिस्ट देंगे की आप? जी, नसीबुलाल को फुल मार्क्स देंगे? नसीबुल्लाह को मैं फुल मार्क्स देता हूँ उसके पंजाबी गानों। हुँ। अच्छा वारिस बेग साहब लेकिन इस बात ये प्रकार से कंडेम करूँगा कि नसीबुल्लाह को ये गाना अपने हिसाब से गाना चाहिए था कि ये मुझे सूट नहीं करता, आई एम सॉरी मैं ये नहीं गा सकती। हुँ, देखिए, अगर हर बंदा हर सिंगर गाना गा सकता तो फिर रफ़ी साहब सारे किशोर के गाने गा रहे होते, किशोर सारे रफ़ी के गाने गा रहा होता। मैं आपको बताता हूँ समीना जी आज भी ज़िंदा है, अपना सही अब सर उस्मान आखिर में फ़रीज़ादा मुझे ज़िंदा है। आखिर में वारिस साहब मुझे सिर्फ ये बता दीजिए लास्ट ईयर जब ये अली अज़मत वाला मामला शुरू हुआ था उनके सॉन्ग का तो अली ज़फ़र साहब प्रोग्राम में मौजूद थे और वो कह के गए थे मेरे प्रोग्राम में भी कहा था एक दो और प्रोग्राम्स भी उन्होंने कहा था कि वो नया गाना लेकर आ रहे हैं और वो विद इन वीक लेकर भी आ गए थे। आप कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं आवाम को खुश करने के लिए? आप चाहती हैं मैं कोई नया गाना बना दूँ पीएसएल पे? सर मैं क्या मैं पूरी बिल्कुल बना पाकिस्तानी आवाम चाहेगी? मैं बिल्कुल बना सकता हूँ, ये 1 हफ्ते के अंदर गाना बना सकता हूँ। चलिए बिल्कुल ठीक है बना वारिस सकता बेग साहब बिल्कुल ठीक है। फिर अगर आप कह रहे हैं तो हम इंतज़ार करते हैं आपके गाने का। बहुत-बहुत शुक्रिया। आप मौजूद थे, आपने कीमती वक़्त दिया। नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब नाज़रीन बढ़ रही हूँ। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सेनेट इंतखाबात 3 मार्च को करवाने का ऐलान कर दिया है। सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से करवाने के लिए हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रखा है। लेकिन याद रहे कि 22 फरवरी तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो इलेक्शन का तरीक़ाकार तब्दील हो सकेगा। अगर एक बार उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त शाये हो गई तो सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट के ज़रिए नहीं हो सकेंगे और पहले से मौजूद खुफिया राय शुमारी से ही होंगे। ऐसा हुआ तो इम्कान यही है कि फिर से अरकान असेंबली बिकेंगे, सौदे लगेंगे क्योंकि रेट तो अभी से खुल चुका है। केपीके में एक सेनेटर के 60 करोड़ से बलूचिस्तान के 70 करोड़ के करीब रेट चल रहे हैं। हुकूमत अब तक 2018 में रुकन असम्बलीज़ के पैसे लेने की वीडियो को ये मामला सुलझा नहीं सकी है बल्कि ख़ुद इसमें फंसती जा रही है। वज़ीर आज़म 2018 में पैसे लेने की वीडियो देखने का दावा कर चुके हैं लेकिन कल उन्होंने कहा कि अगर उनके पास ये वीडियो होती तो ज़रूर अदालत में पेश करते। सवाल फिर नाज़रीन ये भी है कि वीडियो देखी थी तो पैसे लेने वाले सुल्तान मोहम्मद को पार्टी में शामिल कैसे किया, अब उन्हें वजारत कानून क्यों दी? अच्छा नाज़रीन जब कल मैंने ये सवाल फवाद चौधरी से पूछा तो मान गए कि वीडियो 3 साल पहले देखी थी लेकिन उसमें पीटीआई वालों के सिवा किसी पार्टी रुकन का चेहरा वाज़े नहीं था, इसलिए सुल्तान मोहम्मद को पार्टी में शामिल किया। अदालत में वीडियो जमा क्यों नहीं करवाई तो बोले किसी ने उन्हें वीडियो दिखाई ज़रूर थी लेकिन दी नहीं थी। तो फवाद चौधरी साहब नहीं बता रहे हैं कि वीडियो किसने दिखाई, वज़ीर आज़म नहीं बता रहे हैं उन्हें पैसों की ऑफ़र किसने की। क्या पीटीआई आधा सच बोल रही है? किस बात की पर्दादारी है भाई? इसके अलावा एक और भी फिर नाज़रीन अहम मामला है। पंजाब में तहरीक इंसाफ में बगावत हो गई है। हुकूमती एमपीए खुर्रम लगारी ने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया और उन्होंने दावा किया है कि उनके साथ मज़ीद 5 एमपीएस भी हैं, लेकिन क्या
वो आने वाले सेनेट इंतखाबात में अपनी पार्टी उम्मीदवारों को वोट देंगे? इस बारे में मैं बात करूंगी आगे, लेकिन इससे पहले मुझे ज्वाइन कर चुके हैं उस्मान डार साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। मैं आपको खुशामदीद कहूँगी उस्मान साहब। सर, 2018 में वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि पैसे लेने वालों की वीडियो मौजूद है। कल कह रहे थे कि ये वीडियो पहले नहीं देखी, लेकिन फवाद चौधरी साहब के मुताबिक वीडियो 2018 में ही देख ली थी और इसी वीडियो के तनाजुर में कार्रवाई की थी। हुकूमत क्या आधा सच बोल रही है उस्मान साहब? नहीं किरण, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, कोई एक शख्स तो बिका नहीं था। 20 एमपीएस की बात की जा रही है, इसका मतलब है मल्टीपल वीडियोस होंगी, मुख्तलिफ वीडियोस होंगी। 2018 में प्राइम मिनिस्टर ने किसकी वीडियो या कौन सी वीडियो ने दिखाई गई, ये उस वक्त तो उन्हें अब नहीं पता कि कौन से थे 20 में से जिसकी उन्होंने देखी होगी, जिनकी वो नोट गिनने की बात कर रहे हैं। बिके तो 20 ही थे, तो 20 एक जगह पे बैठ के तो बिके नहीं है, मुख्तलिफ लोकेशंस पे मुख्तलिफ जगह सौदे हुए होंगे ज़मीर के। तो इसलिए मैं समझता हूँ बहस याद ये नहीं है वीडियो कब देखी क्या हुआ, बहस ये है कि ये ज़मीर फरोशी हमने बंद कैसे करनी है। अगर हम अपना टाइम सिर्फ इस बात पे ज़ाया कर देंगे जी कि शायद पीटीआई ज़्यादा बात कर रही है या पीटीआई कुछ दिखा रही है या कुछ बात कर रही है, अगर एक लम्हे के लिए हम मान लेते हैं, मैं कल उस्मान साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, आपकी पहली बात पे मैं सवाल करना चाह रही हूँ, फिर आप इसको कंटिन्यू कर लीजिएगा। आपकी बात से ये मतलब निकालूं कि इसके जो ये वीडियो मंजर आम पर आई है, इसके अलावा भी दीगर वीडियोस मौजूद हैं जो खान साहब ने देखी हैं? ये नहीं पता उन्होंने कितनी देखी हैं। वो जो आप स्पीच उनकी दिखा रही हैं, जो वो कह रहे थे जी 2018 में मैंने आपको नोट गिनते देखा, और वो ये वीडियो जो मंजर आम पे आई है, अगर प्राइम मिनिस्टर आज इस वीडियो की बात कर रहे हैं ना, जिस कॉन्टेक्स्ट में उनसे बात की गई है, ये वीडियो उन्होंने नहीं देखी होगी जिसमें ये लोग नजर आ रहे हैं। उस वक्त उन्होंने किसी और को देखा होगा पैसे गिनते हुए। जो मैं असल बात कर रहा हूँ, जो अपोजिशन शायद बयानी को लेके चल रही है या इस सारी सिचुएशन को ट्विस्ट करना चाह रही है, अगर हम एक लम्हे के लिए मान लें बिकने वाले, खरीदने वाले, जो कुछ ये हो रहा था, ये सारा कुछ पीटीआई के ही थे, तो ये तो सारा कुछ फिर हमें सूट कर रहा है सेनेट इलेक्शन के लिए। अगर हमने सेनेट में अपनी तादाद ही अरकान की बढ़ानी है तो हमें तो फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इसलिए ये तो सारा कुछ हम अपने घर में ही कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो अखलाकियत तबाह हो चुकी है इस मुल्क में, उसको दुरुस्त करना चाह रहे हैं। पार्लियामान जो बिकते आए हैं गुज़श्ता 72 सालों में आपके सामने है। अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान नेक नीयत ना हो, उनको क्लैरिटी ना हो, उनकी विश ना हो, उनकी विल ना हो, तो वो क्यों ऐसा करें? ये जो सारा कुछ कह रहे हैं जी पीटीआई कर रही है। असल फिक्र तो उन लोगों को है, पीपल्स पार्टी, जिनकी खैबर पख्तूनख्वा में पिछले इलेक्शन में एक सेनेटर नहीं था, 2 सेनेटर्स कैसे बने, उसकी तो बात नहीं कोई कर रहा है। इसलिए कि ये फिर यही करना चाहते हैं क्योंकि ये इनको सूट कर रहा है, इसलिए ये सारी नस्लें हटाना चाहते हैं। अच्छा उस्मान साहब, मैं मुसलसल यही बात कर रही हूँ सर प्रोग्राम में, लेकिन जरा वो वीडियो की तादाद मुझे प्लीज बता दें, कंफर्म कर दें। अब कंफर्म करेंगे आप इस बात को कि जो 2018 में वीडियोस दिखाई गई, मजीद वीडियोस भी हैं इसके अलावा? देखिए, मैं कम से कम ये समझता हूँ, किसी को कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए कि वीडियोस नहीं होंगी किसी की। आपके सामने पीएमएलएन वाले ने तो यहाँ हमारे मोहतरम जजेस की वीडियोस की भी बात कर दी है जी, उसकी वीडियोस, फलाने की वीडियोस। तो इसलिए कोई इस गलत फहमी में ना रहे कि अगर उसने ज़मीर फरोशी की है तो शायद वो बंद कमरे में हुई है तो किसी को पता नहीं है। तो किस किस की क्या वीडियोस हैं, तो इसलिए असल बात ये है कि क्या पाकिस्तान में ये जो खरीदो फरोख्त का बाजार गर्म रहता है सेनेट इलेक्शंस में, इसे बंद होना चाहिए या नहीं। दूसरी बात, पीएमएलएन वोट को इज्जत दो की बात कर रहे थे, इससे बेहतर मौका नहीं है वोट को इज्जत देने का। जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हकीकी मायनों में वोट को इज्जत देना चाहते हैं। और एक और बात किरण, हुकूमत के पास इतने वसाइल होते हैं कि वो किसी तरह से भी चीजों को मैनेज कर सकती है। अगर हम माजी की हुकूमतों की तरह सिर्फ सेनेट इलेक्शन का सोचें, सेनेट में अपनी तादाद बढ़ाने का सोचें, तो फिर हमें फिक्रमंद नहीं होना चाहिए कि सेनेट शो ऑफ हैंड से होना चाहिए या ओपन बैलेटिंग से होना चाहिए या जमीर की आवाज की बात कर रहे हैं, चाहे दूसरी तरफ मुनाफकत हो रही है उस जमीर की आवाज में। अगर ये ओपन शो ऑफ हैंड से वोट देंगे, दें किसी और जमात को, लेकिन कम अज कम मुनाफकत भी खत्म होगी जमीर फरोशी के साथ साथ। अगर पार्टी से कोई गद्दारी करना चाहता है तो फिर खुल के करे। ये क्या कहना जी उस्मान डार साहब, फिर तो इतनी अखलाक की जरूरत भी होनी चाहिए ना कि फवाद चौधरी साहब भी बताएं कि उनको वीडियोस किसने दिखाई, या खान साहब भी ये बात बताएं कि उनको पैसों की ऑफर किसने की। सर ये भी तो अखलाक की जरूरत हुई ना। देखिए, मैं समझता हूँ कि आज मौका है। अगर हम माजी के ऊपर डिबेट करेंगे जी, 20 साल पहले जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान
जीते 2002 का इलेक्शन, तो तब किसने ऑफर की, क्या हुआ? होता ही ये आया है। जब भी अगर हम इख्तिसाब में गए हैं तो पता क्या चलता है जी, जो opposition 2018 वाले- में उन्होंने कहा है कि उन्हें ऑफर हुई है, 2013 2014 में भी उन्हें ऑफर हुई है। उन्होंने कहा एक बार नहीं हुई, कई बार उन्हें ऑफर हुई है। यही तो मैं आपको कह रहा हूँ कि वो तो उन्होंने चंद रोज कबल, मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था, उनके साथ सर था बता जब देना वो कि किसने। मीडिया रिपोर्टर्स के साथ बात कर रहे थे। देखिए खैर ये एक अलग बहस है, कौन था, कौन ऑफर कर रहा था। हाँ। असल बात ये है कि आगे ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर मैं समझता हूँ कि मुकम्मल डिबेट होनी चाहिए। सर अच्छा, जैसे उस्मान आप- डार साहब क्या कहते हैं, खान साहब को बताना चाहिए कि किसने ऑफर किया है या नहीं की है? देखिए मैं इस पे तो नहीं कह सकता, वो बेहतर खुद बता सकते हैं। अगर मुझे ऑफर की होती और अगर आप मुझसे आई पूछती तो मैं आज आपके प्रोग्राम में सारे नाम सामने रख देता, अगर मुझसे कोई जमीर फरोशी की बात कर रहा होता। तो इसलिए वो बेहतर बता सकते हैं कौन था या क्या था, या जिस तरह आपने फवाद चौधरी साहब की बात की है। लेकिन एक बात तय है, हमारी पूरी कोशिश है सेनेट के अंदर ये खरीदो फरोख्त का बाजार हमेशा हमेशा के लिए बंद करना है। अगर हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी होती जी। और आज पाकिस्तानी मुझे सुन रहे हैं, इंशाल्लाह ताला अगले सही। इलेक्शन में देंगे, ताकि इस तरह के इकदामात में हमें ब्लैकमेल ना किया जा सके, जिस तरह पाकिस्तान की अपोजिशन हमें पार्लियामेंट में सिर्फ इसलिए ब्लैकमेल करती है कि हमारे पास नंबर्स नहीं है। अगर नंबर्स हो तो ये बिल पास हो चुका हो। अब इन्हें यही फिक्र है कि सेनेट में जब पीटीआई के नंबर्स आ जाएंगे, इनकी अक्सरियत आ जाएगी, और जो अभी पिछले 2-2.5 साल में इन्होंने ब्लैकमेलिंग की है सेनेट में भी बिल पास सही। करने के लिए, हाँ, वो हाँ। भी इनका दरवाजा बंद हो जाएगा। तो असल ये कौम को हकायक बताने की जरूरत है। वजीर आजम इमरान खान इस मुल्क के आम आदमी के लिए, जी। गरीब आदमी के लिए, स्पीडी जस्टिस के लिए जो तरमीम लाना चाहते हैं, जो लोग बिल टेबल करना चाहते हैं, हाँ। उसमें 2/3 मेजॉरिटी के सर साथ ये इमरान खान उस्मान साहब, ये वाला सवाल तो आप उठा रहे हैं कि सात तो फिर 2 सेनेटर कैसे बन गए पीपल्स पार्टी के? तो सर यहाँ पंजाब से फिर आप लोगों को भी तो जवाब देना चाहिए। 37 आपके मेंबरान, तो 44 वोट आपको कैसे पड़ गए सर? एक और ये पंजाब का भी एक मसला है सर, जिस पे मैंने बात करनी है। खुरम लगारी साहब से थोड़ी देर पहले मेरी टीम की बात हुई है, वो सेनेट इलेक्शन में किसको वोट देंगे, पीटीआई के उम्मीदवारों को देंगे नहीं देंगे, जरा उनका जवाब सुन लें, फिर इस पर बात करती हूँ आपसे। अपने दोस्त हैं, हमारा ग्रुप है, इसमें मुशीर भी है और मिस्टर भी है। हमने आपस में हलफ लिया था कि अगर एक का कोई हो की बात तो हम सारे उसके साथ चलेंगे। और मेरे इश्यूज थे गवर्नमेंट के साथ, क्योंकि मेरा सारा रूरल हल्का है और मैंने अपने हल्के की आवाम से बहुत सारे वादे किए, तो मेरे ख्याल में वो फिर नस्ली नहीं होता जो उनकी उम्मीदों पे पूरा नहीं उतर सकता। ये हम लोग किसी को भी वोट नहीं देंगे, क्योंकि पीटी ये ना कहे जी हमारे साथ बेवफाई हो गई है, क्यों रिजाइन करूंगा? अवाम ने मुझे वोट दिया, मैं एमपी बना, हम एमपी ने वोट दिया, सीएम बना। अब सीएम मगरूर हो जाए तो इसमें हमारा कोई हेडिंग नहीं है। जो इलेक्शन लड़के नहीं है वो कैबिनेट मेंबर बने बैठे हैं। आपके मैट्रिक फेल कैबिनेट मेंबर हैं, ये पंजाब चलाएंगे आप लोग? कैसे चलाएंगे आप लोग? पढ़े लिखे जी मेरे पंजाब के नौजवान लोग, मेरी यूथ, मैं इन्हें आगे लाऊंगा। यूथ को तो पीठ पीछे फेंक दिया गया। हम इमरान खान के वीएन के साथ आए थे और पूरी यूथ ने इमरान खान साहब का साथ दिया था। हमने डंडे भी उठाए उनके लिए धरनों में भी बैठे, उनके लिए सपोर्टें भी की। लेकिन एक बात करूं, जैसे इस्तेमाल करके यूथ को फेंक दिया गया ना, अब यूथ आपको बताएगी यूथ क्या है। उस्मान डार साहब, बात सुन रहे हैं आप? एक तो पीटीआई के उम्मीदवार को वोट भी नहीं देंगे, बल्कि पीटीआई का किसी को भी वोट नहीं देंगे, फिर पार्टी भी छोड़ें और मजीद 5 लोग भी इनके साथ हैं, जिसमें वजीर भी हैं, मेंबरान भी हैं। सेनेट इलेक्शन के लिए तो आप लोगों की मुसीबत बढ़ जाएगी उस्मान साहब। देखिए जहां तक लगारी साहब की ये बात है ना, हल्के की डेवलपमेंट की, उन्होंने वोट ही लिए हैं, मैं उनकी इस बात को जरूर इंडोर्स करूंगा कि वो तमाम इलेक्टेड एमएनएज एमपीएज, उनके ऊपर उनकी हल्के के लोगों का, वोटर्स का प्रेशर होता है कि डेवलपमेंट होनी चाहिए, क्योंकि हल्के के अवाम उनकी तरफ देख रहे होते हैं। हजारों लाखों वोट लेके वो पार्लियामेंट में और असेंबली में पहुंचते हैं। तो इस बात तक तो मैं चले उनकी मुतफिक हूँ। लेकिन दूसरी तरफ मैंने ये इनको भी पता होना चाहिए जो हमारे मुआशी हालात है, मतलब जितनी डेवलपमेंट करनी है कर्ज लेके किरण करनी है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों का जो इशू चल रहा है, बढ़ाएंगे, बढ़ा भी दिए हैं, लेकिन वो भी इन्हें पता होना चाहिए कर्ज लेते हैं और ये सारे मामला आगे बढ़ रहे हैं। मुल्क का खजाना कोई सरप्लस नहीं है, कोई हम प्रॉफिट में नहीं है। 25-30 साल ये दोनों जमातें इस मुल्क में हुक्मरानी करते रहे। कोई एक अदारा बताएं ले किसी को लाइन पे जो प्रॉफिटेबल छोड़ के गए हो या कुछ सरप्लस खजाने में छोड़ के गए हो। तो ये सारी डेवलपमेंट, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अगर ऑलरेडी ड्राइव की बात कर रहे हैं, वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ये सारा कुछ लेके चल रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कहाँ करने हैं। एक डार साहब, आप लोग तो 6 सीटों की उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं पंजाब से, आप इनके मसाइल को इंडोर्स भी कर रहे हैं, तो ये बताएं जाएंगे, मनाएंगे इनको, बैठेंगे इनके साथ? क्योंकि सर ये तो आप लोगों के लिए फिर मसला खड़ा हो जाएगा उस्मान साहब।
किरण, ये हमारे घर की बात है, क्यों नहीं मनाएंगे? आप मुझे बताएं, अगर घर में कोई मसला मसाइल हो जाता है, अगर आप अपने हस्बैंड से रूठ जाती हैं तो वो आपको मनाएंगे नहीं है? तो ये तो घर की बात है, मनाएंगे, क्यों नहीं मनाएंगे हम उन्हें? फिक्र नहीं करें, इंशाल्लाह ताला वो न्यूज आप ही ब्रेक करेंगे, इनकी तसल्ली हो गई है, ये खुश हैं और ये खुद आगे कहेंगे हाँ अब हम इंशाल्लाह ताला आगे बढ़ रहे हैं। तो ये होता है, सर राब्ता हर किया है जमात में कोई? होता हो रहा है, राब्ते में है हमारे, कोई ऐसा इशू नहीं, कहीं नहीं जाने वाले। ये अपोजिशन ख्वाब देख रही है, कभी इन लोगों पे बैंक करना शुरू कर देते हैं कि जी गवर्नमेंट जा रही है, कभी ये हमारे तहादियों पे आ जाते हैं कि जी तहादी नाराज हो गए हैं। खुद अपोजिशन ने कुछ नहीं करना करके, बल्कि देख लिया पीडीएम ने, रैलियां, जलसे, जुलूस पाकिस्तानियों ने रिजेक्ट कर दिया है। अब ये सारी सिचुएशन समझते हैं कि शायद अंदर से कुछ हो और ये हुकूमत खत्म हो जाए। इंशाल्लाह ताला 2023 तक पंजाब और पाकिस्तान के लोगों ने हमें मैंडेट दिया है, कहीं नहीं जाने वाले। अपना परफॉर्मेंस स्कोर कार्ड अवाम में लेके जाएंगे 2023 में, और इंशाल्लाह ताला उस परफॉर्मेंस स्कोर कार्ड पे मुझे पूरी उम्मीद है पाकिस्तानी हमें अगली दफा भी चांस। अच्छा उस्मान साहब, चले काम की हद तक तो ठीक है, लेकिन वो तो कह रहे हैं वजीर आला पंजाब मगरूर हो गए। देखिए, अब ये तो मुझे नहीं पता वो किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात कर रहे हैं। अगर मेरी आप बात करें तो मैं वज़ीर आला पंजाब से जब मिलना चाहता हूँ या सियालकोट के लोगों के लिए मसाइल के हवाले से मैं ऑन एयर उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब का। उन्होंने हमेशा सियालकोट के लिए आवाज़ सुनी है हमारी और हमें फैसिलिटेट भी की है। अभी चंद हफ्ते कबल सियालकोट को 18 अरब रुपए का पैकेज वज़ीर आला उस्मान बुज़दार दे के गए हैं, जिसमें सीवरेज स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम है, 4 लाख से ज़्यादा सियालकोट के लोगों के लिए पीने का पानी है, ग्रीन पार्क्स हैं, ट्रैफिक इंजीनियरिंग है, सिटी की मास्टर प्लानिंग है और बेशुमार मंसूबे। यूनिवर्सिटी सियालकोट को 3.5 अरब रुपया दिया है इन्होंने, यूनिवर्सिटी की तमीर हो रही है, ये नहीं कि कोई ऐलान करके गए हैं। इसके साथ साथ 5.1 अरब रुपए से सियालकोट में स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल अगले माह शुरू होने जा रहा है। तो हो रहा है काम हर तरफ। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार खामोशी से पंजाब में काम कर रहे हैं, शहबाज शरीफ की तरह थिएटर ड्रामे और शोबाजियां नहीं कर रहे। सिर्फ ये डिफरेंस है इन दो चीफ मिनिस्टर्स में। और इंशाल्लाह ताला मैं आपको कह रहा हूँ 2023 में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार आपको पंजाब का स्कोर कार्ड बताएंगे और फिर ये पंजाबी इंशाल्लाह देखेंगे ये वसीम अकरम नहीं, ये वसीम अकरम प्लस निकला है। अच्छा ज़रा आपने मुलाजमीन का जिक्र किया ना, तो मैं उसी हवाले से बात भी करना चाह रही थी आपसे। सर विफाक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे का फैसला हो गया है सर। परवेज़ खटक के मुताबिक सूबों को भी डायरेक्शन देंगे तनख्वाहों में इजाफे की। केपीके और पंजाब जहां आपकी हुकूमत है वहां कब तनख्वाहें बढ़ेंगी? क्या वहां भी मुलाजमीन एहतजाज करेंगे तब इजाफा होगा उस्मान साहब? देखिए, कौन नहीं चाहता है, कौन सा अदारा नहीं चाहता है? मुझे फिर आपकी बात करनी पड़ेगी किरण, समा क्यों नहीं चाहेगा? अगर किरण नाज इतना जबरदस्त प्रोग्राम करती है, इसकी सैलरी बढ़नी चाहिए। लेकिन अगर समा के माली मामला ठीक नहीं है तो वो आपसे जरूर रिक्वेस्ट करेंगे किरण आपकी 30% या 40% नहीं, हम 20% सैलरी बढ़ा देंगे। यही बात सरकारी मुलाजमीन से की गई है। वो 40% मांग रहे थे अपने बेसिक सर पंजाब और केपीके उस पे भी करेंगे। तो पंजाब और केपी के कोई हिंदुस्तान का हिस्सा है, उनका नहीं हम करेंगे? क्यों नहीं होगा? कौन सी हुकूमत नहीं चाहेगी? लेकिन हम सबको किरण ये समझना है कि पाकिस्तान के मुआशी हालात क्या हैं। कर्जों के उस्मान साहब मैं कह दूं पंजाब के लोगों से कि वो खुश हो जाएं। उस्मान साहब आज मेरे प्रोग्राम में ये ऐलान करें कि उनकी तनख्वाहें बढ़ने जा रही हैं। देखिए, किसी के साथ इस तरह का सलूक तो नहीं करेंगे अगर वफाक में हो रहा है। मैं समझता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के दोनों चीफ मिनिस्टर उनकी ख्वाहिश भी होगी। अब उन्होंने अपने हालात के मुताबिक वहां के फैसले करने हैं। ये कम से कम हमें समझना होगा। तो उस्मान साहब कहें तो मैं ब्रेकिंग न्यूज चलाऊं सर? देखिए, मेरे पास तो इख्तियारात नहीं है ना कि मेरे कहने पे आप ब्रेकिंग न्यूज चला दें, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह ताला पंजाब गवर्नमेंट तक आपकी आवाज पहुंच जाएगी, खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट तक पहुंच जाएगी, वो भी जरूर इस पे फैसला करेंगे। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं आपके प्रोग्राम की वसातत से। देखिए, पाकिस्तान तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक हम इसमें हर पाकिस्तानी को हिस्सा डालना है। ये नहीं हो सकता कि मैं सोचूं कि मेरे हिस्सा डालने से या किरण नाज के हिस्सा डालने से पाकिस्तान बेहतर हो जाएगा। हम सबको सोचना है, फिर ये मुल्क आगे जाएगा। अगर हम सिर्फ ये सोचेंगे कि हमारा घर दुरुस्त होना चाहिए, हमें बचना चाहिए, पाकिस्तान गया भाड़ में, तो फिर हमारा कोई मुस्तकबिल नहीं है। हमें मिलकर जंग लड़नी है आगे बढ़ने के लिए, खुशहाल पाकिस्तान के लिए, फिर ही एक अजीम मुल्क बनेगा। अगर हम ये सोचेंगे नहीं जी हमारी 40% बढ़नी चाहिए और पता भी होगा ये 40% तनख्वाह कर्ज लेके दी जानी है, बढ़ाई जानी है,
अगर उसमें वजीर आजम इमरान खान जो दिली तौर पे चाहते हैं तनहाई बढ़नी चाहिए 20% बढ़ा रहे हैं, अगले साल फिर आएगा इंशाल्लाह ताला, हालात बेहतर होंगे और ज्यादा बढ़ा देंगे। कोई हुकूमत ये नहीं चाहती है कि वो इस्तेहसाल करे अपने सरकारी मुलाजमीन का, महंगाई का, खुशी से बिजली की कीमतें नहीं बढ़ाई जा रही। वैसे उस्मान साहब, जितनी सारी आप लॉजिक पेश कर रहे हैं, जितनी सारी आप बात बता रहे हैं, तो सर मुझे ये बताएं कि ऐसा क्यों होता है कि जब कोई जख्मी होता है या जब शहर तबाह बर्बाद होता है या कोई एहतजाज होता है, फिर आप लोग बात मानते हैं? सर देखिए, उसूली बात हो तो पहले ही मान लिया जाए। सर देखिए, अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाने का इरादा या नीयत ना रखते तो कभी कमेटी नहीं बनाई जाती। परवेज खटक साहब, शेख रशीद साहब, अली मोहम्मद खान तीनों मिले, इनसे बातें तकरीबन तय हो चुकी थी। 16 ग्रेड सर एहतजाज में बनाई गई ना, उसूली फैसला तब बगैर एहतजाज के बन जानी चाहिए थी। रहे थे चूंकि वो चाह रहे थे जी 22 ग्रेड के लोग भी होने चाहिए, फिर 40% ही होना चाहिए। उसके अलावा जो इनका एक प्रमोशन का मैकेनिज्म था जो कि मैं अब आप मान गए ना, 22 ग्रेड पर भी मान गए ना उस्मान साहब जी, मान गए ना, 22 ग्रेड पर भी तो मान गए सर, एहतजाज के बाद माने। अच्छा, देखिए मैं समझता हूँ अच्छा है, इसमें कोई बुराई नहीं है, 22 ग्रेड तक चले गया, लेकिन उनके लिए भी क्यों कहा जा रहा था? देखिए फिर एक बात समझने की जरूरत है, अगर खजाना हाली है, खजाने के हालात बुरे हैं, तो फिर ये सब चीजें खजाने को ही मद्देनजर रख के की जानी है, चाहे वो 16 ग्रेड वाले हैं या 22 ग्रेड वाले हैं या 40% है या 30% है। और मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह ताला जो मैं बात आपसे कह रहा हूँ, हर पाकिस्तानी को हिस्सा डालना है, और ये बड़ी अजीम कौम है, ये मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, और ये इंशाल्लाह ताला इसी तरह पाकिस्तान उठेगा। अगर हम ठीक है, एहतजाज तक नौबत गई नहीं जानी चाहिए थी, जो कल ऑप्टिक्स आ रहे थे, जिस तरह ये शेलिंग और ये सब कुछ हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, इससे बहुत पहले फैसले हो सकते थे। लेकिन ये दोनों तरफ मैं आपको बता रहा हूँ सिचुएशन है। हुकूमत ने पूरी कोशिश की, हमने ऑफर्स की, इनकी बहुत सारे जो मुतालबात थे प्रमोशन को लेके, उसके मैकेनिज्म को लेके, वो हमने इनके किए, मर्जर्स को लेके जो एडहॉक जिसकी आज बात भी की गई है उसको, तो इंशाल्लाह ताला मजीद जो आप बात कर रही हैं, हालात बेहतर होंगे, खजाने में खुशहाली आएगी, हर हाल में खुशहाली आएगी सरकारी मुलाजमीन के। चलें सर, इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं सर। बहुत बहुत शुक्रिया। उस प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। वेलकम बैक जी। सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से अरकान असम्बली को तरक्याती फ़ंड्स देने के मामले में इमरान खान के दस्तखतशुदा जवाब पर इत्मीनान का इजहार करते हुए मामला निपटा दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फाइज़ ने वज़ीर आज़म की जानिब से अरकान असम्बली को तरक्याती फ़ंड्स जारी करने का नोटिस लिया था। गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान को कहा था कि पीटीआई अरकान असम्बली को 50 करोड़ रुपए के फ़ंड से मुताल्लिक महकमा ख़जाना का वाज़ेह जवाब जमा करवाएं, जिस पर वज़ीर आज़म के दस्तखत मौजूद हों। आज वज़ीर आज़म के दस्तखतशुदा महकमा ख़जाना का जवाब पेश किया गया, तो इसमें अरकान असम्बली को तरक्याती फ़ंड्स देने की खबर की तरदीद की गई है, लेकिन अटॉर्नी जनरल ने वज़ीर आज़म से जवाब मांगने पर एतराज़ भी किया। इस पर जस्टिस काजी फाइज़ ने कहा कि जो एतराज़ आज कर रहे हैं वो कल क्यों नहीं किया। दौरान समाअत जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा वज़ीर आज़म को आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। वज़ीर आज़म इस वक्त जवाबदेह हैं जब मामला उनसे मुताल्लिक़ हो। हुकूमत जवाबदेह हो तो वज़ीर आज़म से नहीं पूछा जा सकता। इस मौके पर जस्टिस फाइज़ ने कहा कि कल उन्हें व्हाट्सएप पर किसी ने दस्तावेज़ात भेजे हैं। हल्का NM-65 में हुकूमती इत्तेहादी को भारी भरकम फ़ंड्स जारी किए गए हैं। क्या वज़ीर आज़म का काम लिफाफे तकसीम करना है? जस्टिस काजी फाइज़ ने कहा क्या हल्के में सड़क के लिए फ़ंड्स देना कानून के मुताबिक है? उनके रिमार्क्स पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि व्हाट्सएप वाली दस्तावेज़ात आपकी शिकायत है, जायज़ा लेंगे। जिस पर जस्टिस ईसा ने कहा कि मुझे शिकायत कुनिंदा न कहें, मैं सिर्फ निशानदही कर रहा हूँ, आपने शायद मेरी बात ही नहीं सुनी। जिस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि आप काफ़ी देर से ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं, बात तो मेरी नहीं सुनी गई। बाद समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि वज़ीर आज़म का जवाब काफ़ी मुदल्लिल है। जज और वज़ीर आज़म एक मुकदमे में फ़रीक हैं, हम वज़ीर आज़म ऑफिस को कंट्रोल करने नहीं बैठे। इस अहम समाअत पर बात करने के लिए खालिद अजीम साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद। समाअत बहुत शुक्रिया आपका। खालिद साहब, ये मामला तो निमट गया और ये भी वाज़ेह हो गया कि किसी को फ़ंड कैश की सूरत में नहीं मिल रहा, लेकिन क्या अब हुकूमत MNAs की तजवीज़ पर उनके हलकों में 50 करोड़ तक तरक्याती काम नहीं करवाएगी सर? देखिए, पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये देखना चाहिए कि मामला शुरू कहाँ से हुआ। ये एक और मुकदमा था जिसमें काजी फाइज़ साहब जो हैं वो उन्होंने इसको रिलेट कर लिया। वज़ीर आज़म की जानिब से
तरक्याती फंड दिए जाने के एक ऐलान को, जो कि एक खबर की सूरत में छपा था। अब उसमें जो है वो फिर फौरी तौर पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं उन्होंने इसको एक अहम मैटर समझते हुए 5 रुकनी बेंच बनाया। और 5 रुकनी बेंच इसलिए बनाया कि इससे पहले 2013 में इसी नौयत का एक केस था जिसमें थोड़े से मुख्तलिफ हक़ाइक़ थे। राजा परवेज़ अशरफ साहब जो हैं उनके ख़िलाफ़ 5 दिसंबर 2013 को चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब जो हैं उनकी सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने एक फ़ैसला दिया था। लिहाजा अगर उससे कोई कंट्रोवर्शियल मामला आए तो उनको देखने के लिए ये 5 रुकनी बेंच बनाया, और जिसने आज फाइनली इसको निपटा दिया, क्योंकि ये यकीन दहानी करा दी कि किसी को कोई पैसा जारी नहीं हो रहा। अब प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर ये है कि तरक्याती बजट होता है वफाकी हुकूमत के पास। अव्वल तो ये एक बड़ी गलत रीत चल पड़ी है, वफाकी हुकूमत का ये काम नहीं है। लेकिन जुनेजो साहब जो कि एक गैर जमाती असम्बली के वज़ीर आज़म थे, उन्होंने ये रीत उस वक्त डाली थी 50 लाख रुपए के फंड्स जो हैं वो स्वाबदीद पे होते थे रुकन कौमी असम्बली के, और 33 लाख रुपए जो हैं वो रुकन सूबाई असम्बली के। तो उस वक्त से ये मामला चला आ रहा है, और अब लोग भी एक्सपेक्ट करते हैं और देखते हैं कि उनके MNA ने कितने काम करवाए हैं। लिहाजा उसका तरीक़ेकार जो बन चुका है वो ये है कि उस हलके के MNA को या MPA को उनको कहा जाता है कि आप आइडेंटिफाई करें कि आपके हलके में कौन कौन से मंसूबे जो हैं उन पर काम होना चाहिए, और उसके बाद उसके वो फंड्स जो है रिलीज़ हो जाते हैं। वही जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है या दूसरे जो सरकारी इदारे हैं उनके थ्रू ये मामला चलते हैं। मैं नहीं समझता कि इस तरह से ये काम रुकेगा। आपने जो कहा कि क्या वो फंड्स जारी नहीं होंगे, मेरा ख्याल है वो होंगे। अलबत्ता एक कंट्रोवर्सी हमेशा रही है और हर दौर में रही है, वो ये है कि अपोजिशन का ये हमेशा ये इल्ज़ाम होता है कि हुकूमत अपने MNAs को, अपने MPAs को नवाजती है और उनके तरक्याती फंड्स उनके लिए जारी होते हैं, जबकि हमें ये तरक्याती फंड्स नहीं दिए जाते। तो ये सारी चीज़ें इसका तो निज़ाम वज़ा करने की ज़रूरत है। हाँ, बिल्कुल खालिद साहब, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में एक सवाल ये भी उठाया है, जो बात भी कर रहे हैं हम, कि हुकूमतों का MNAs को फंड देना कानूनी या गैर कानूनी, इस पर भी अगर आप बताएं कानून क्या कहता है, किस सूरत में फंड डायरेक्ट दिए जा सकते हैं सर? अगर तो डायरेक्ट दिए जाते हैं और वो उनके अकाउंट में जाते हैं तो जाहिर है उसका तो कहीं कोई जवाज़ नहीं है, कोई कानूनी तरीका नहीं है। लेकिन जैसे पहले अर्ज़ किया कि वो फंड जो मुतलका एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज होती हैं उनके हवाले किए जाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर सुई गैस के प्रोजेक्ट हैं तो वो सुई गैस की जो कंपनियां हैं वो उनके हवाले किए जाते हैं। फिर इस तरह से अगर बिजली का काम है तो वो जो मुतलका वहाँ पे उसकी डेवलपमेंट के ज़िम्मेदार इदारे हैं उनको दिया जाता है, या और बाकी सड़कों की तामीर है तो उसमें हाईवेज आ जाता है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो मुतलका महकमा ही करता है। वो सिर्फ आइडेंटिफाई करते हैं और वो तरजीहात देते हैं कि हमारे हल्के में ये काम कर दिया जाए। ठीक है। अच्छा खालिद साहब, आज सुप्रीम कोर्ट में सर एक बार फिर व्हाट्सएप का जिक्र हुआ है और इस पर कुछ तलखी भी हुई है सर, इस हवाले से ज़रा कहिएगा। अच्छा, व्हाट्सएप का मामला जो है जी, वो उस वक्त जब पनामा वाला मामला था तो मुस्लिम लीग नून ने आज भी वो उस इल्ज़ाम को दोहराते हैं। उनका कहना ये था कि एक फाजिल जज साहब जो हैं उन्होंने एक इदारे को, क्योंकि वो मुख्तलिफ इदारों से नुमाइंदे लेने थे, तो उनका कहना था कि एक इदारे को व्हाट्सएप कॉल करके ये कहा गया कि आप फलां अपना अफसर जो है उसको नामजद करें। तो उसको इसलिए कहा, वो व्हाट्सएप JIT उसको कहते हैं आज। लेकिन जब उन्होंने बात की है काजी फायज ईसा साहब ने, तो लोगों का जो तवज्जो है वो सारी की सारी उसी तरफ चली जाती है जो इससे पहले व्हाट्सएप के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के कुछ जज साहबान जो हैं उनको ब्लेम किया जाता है। लेकिन ये मामला डिफरेंट है। उसमें जज साहब के बारे में ये था कि उन्होंने हुक्म दिया, जी हाँ, इसमें उन्होंने कहा कि वो दस्तावेजात मुझे मिली हैं व्हाट्सएप के जरिए, तो उसको अटॉर्नी जनरल का कहना यह था कि हम इसको शिकायत के तौर पे ट्रीट कर सकते हैं अगर आप वो डॉक्यूमेंट्स हमें दे दें। तो फौरी तौर पे जस्टिस फायज ईसा ने कहा कि मैं शिकायत करनिंदा के तौर पे तो एक जज नहीं हो सकता हूँ। अलबत्ता यह है कि मैंने तो वो बात आपसे शेयर की जो मेरे साथ हुई, लेकिन व्हाट्सएप का लफ्ज़ जो है वो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जब भी कहीं कोई तस्करा होता है तो उसका इशारा जो है वो उस पनामा JIT की तरफ चला जाता है, जिसके बारे में मुस्लिम लीग नून आज भी बार बार ताने के अंदाज में ये कहती है कि वो व्हाट्सएप कॉल के ज़रिए वो JIT बनवाई गई थी, और उसमें तो जिन लोगों ने फ़ैसला करना था उन्होंने ख़ुद वो JIT बनवाई थी। अब उसका मामला वो वहीं का वहीं रुक गया था और उन्होंने उस वक्त उठाया भी था इस चीज़ को, लेकिन JIT ने अपना काम भी मुकम्मल किया और मामला ख़त्म हो गया। ये लेकिन आज किसी जज ने व्हाट्सएप नहीं किया, बल्कि जज साहब को व्हाट्सएप के ज़रिए दस्तावेजात मिली हैं जिसमें ये क्लेम किया गया था कि ये गलत तौर पे ये मंसूबे यहाँ पे
सही। लगाए जा रहे हैं, या ये कहा गया था कि ये इन मंसूबों के हवाले से रकम जो बिल्कुल है वो MNA साहब को दी गई है। अब वो चूंकि बात सामने आई नहीं, इसलिए जी तफसील से बिल्कुल ठीक कोई है। बात खालिद हो नहीं सकी। साहब, अटॉर्नी खालिद साहब, जनरल की सॉरी बात टू खत्म इंटरप्ट हो यू गई। सर, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे, नाज़रीन से मुलाकात होगी इंशाल्लाह पीर को। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह ने के बाद।